आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल गैस। आइडियल गैस हमारा हो चुका था, आइडियल गैस हमने कंप्लीट कर लिया था। रियल गैस में एग्जैक्टली हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो भी गैसेस होती हैं रियलिटी में वो आइडियल गैस इक्वेशन को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता है पूरी तरीके से। इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर में रखा हुआ है गैस, यहाँ ऐसे गैस है और ये एक पिस्टन लगा हुआ है। आप एक काम करो, ये जो गैस है इससे एक मैनोमीटर को कनेक्ट कर दो, चाहे बैरोमीटर को, प्रेशर को मेज़र करने के लिए कि गैस का क्या प्रेशर है। तो इसमें मरकरी भरा होगा और मरकरी के हाइट का जो डिफरेंस होगा उसके बेसिस पे हम चाहें तो प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। बाहर से जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे गैस है और ये जो कंटेनर है इसमें सपोज करो यहाँ मार्क लगा हुआ है वॉल्यूम का, है ना। गैस जो है पूरे कमरे को, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करके रखेगा। ये वाला पार्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम का होता है, कैपिलरी टाइप से होता है, तो यहाँ पे गैस का जो वॉल्यूम है उसको कंसिडर नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक काम करो, इस पिस्टन को तुम दबाओ नीचे की ओर। सबसे पहले जब ये जस का तस, जब ये नेचुरल केस में था, शुरू में जब ये था, तो यहाँ पे कोई ना कोई वॉल्यूम होगा इस कंटेनर में और उस वॉल्यूम के करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्रेशर भी आ रहा होगा जो कि बैरोमीटर आपको मेजर करके दे रहा होगा, है ना। ये बस डिजाइन मैनोमीटर का बनाया हुआ है, रियलिटी में बस एक मशीन होगा जो तुमको प्रेशर का रीडिंग दे देगा। तो तुम्हें करना ये है, एक्सपेरिमेंट में तुम्हें करना ये है कि इस पिस्टन को धीरे धीरे नीचे दबाना है, कहीं पे छोड़ना है और देखना है कि कौन सा वॉल्यूम है। सपोज करो यहाँ से दबा के हम लोग यहाँ लेके चले गए और देख लिए कौन सा वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम के करेस्पॉन्डिंग बैरोमीटर का क्या रीडिंग आ रहा है। ठीक है, ये वाला मतलब इसके ऊपर ही, ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर ही रहेगा। इसको तुम नीचे कर दिए, चाहे थोड़ा सा ऊपर कर दिए, चाहे थोड़ा और ऊपर कर लिए, और हर वॉल्यूम के करेस्पॉन्डिंग तुम बैरोमीटर में प्रेशर का रीडिंग देख रहे हो। तो देखो तुम कर क्या रहे हो वास्तव में, हर गैस जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तुम उसके करेस्पॉन्डिंग प्रेशर निकाल रहे हो, रियल प्रेशर निकाल रहे हो। अब तुमको क्या करना है कि जो भी वॉल्यूम यहाँ पे है, जो भी वॉल्यूम यहाँ पे है वहाँ से फिर से तुमको प्रेशर निकालना है, लेकिन अब जो प्रेशर निकालना है वो बैरोमीटर के सहारे नहीं बल्कि आइडियल गैस इक्वेशन के सहारे निकालना है। यानी आपको दो काम करना है। फॉर एवरी वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, गैस के प्रत्येक वॉल्यूम के लिए, जो भी वॉल्यूम तुम लेते हो, बहुत सारा सैंपल तुम लोगे, फॉर एवरी वॉल्यूम ऑफ गैस pressure is measured by barometer। बैरोमीटर से तुमने प्रेशर को मेजर कर लिया। अब फिर से तुम्हें यही काम करना है, लेकिन अब जो तुम्हें प्रेशर निकालना है वो बैरोमीटर से मेजर करके नहीं बल्कि आइडियल गैस इक्वेशन से। तो जब तुम ऐसा करोगे तो यहाँ से तुम्हारा आइडियल प्रेशर निकल के आएगा और इस वाले लाइन से जब जो भी वॉल्यूम है उसके करेस्पॉन्डिंग जब तुम प्रेशर को बैरोमीटर से मेजर कर रहे हो तो ये रियल प्रेशर निकल के आ रहा है। अगर हमारा आइडियल गैस इक्वेशन सही है तो दोनों प्रेशर सेम आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है। और हम क्या कर रहे हैं, अगेन प्रेशर इज कैलकुलेटेड फॉर ईच वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस के प्रत्येक वॉल्यूम के लिए, है ना। अगेन प्रेशर इज कैलकुलेटेड फॉर ईच वॉल्यूम ऑफ द गैस बाय आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से कहने का मतलब यहाँ से तुम्हारा प्रेशर आइडियल निकल के चला आएगा बराबर nRT/V। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जब आइडियल गैस इक्वेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रेशर भी आइडियल है, वॉल्यूम भी आइडियल है। ये गलत है, दोनों आइडियल नहीं होता। दोनों में से कोई एक आइडियल होता है, एक तो रियल डेटा होता है। दोनों आइडियल तुम कैसे निकालोगे? जब तुम प्रेशर आइडियल निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि तुमको मोल चाहिए होगा, टेम्परेचर चाहिए होगा, वॉल्यूम चाहिए होगा। तो मोल तुम कौन सा लोगे? गैस का जो मोल है वो लोगे। टेम्परेचर तुम कौन सा लोगे? गैस का जो टेम्परेचर है वो लोगे। और वॉल्यूम तुम कौन सा लोगे? वॉल्यूम भी तो वही ना लोगे जो गैस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कमरे का जो वॉल्यूम है। कहने का मतलब
अगर तुम्हें प्रेशर रियल निकालना है तो वॉल्यूम तुमको कंटेनर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि वॉल्यूम रियल ही इस्तेमाल करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, सपोज करो तुमको किसी गैस का रियल वॉल्यूम पता करना है, रियल प्रेशर नहीं बल्कि रियल वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे आइडियल प्रेशर है। सपोज करो गैस का जिस प्रकार से हमने यहाँ पे आइडियल प्रेशर निकाला है उसी प्रकार से, है ना, गैस का तुमको आइडियल वॉल्यूम पता करना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लिखोगे? वॉल्यूम बराबर nRT/P। समझना अच्छे से हम क्या बोल रहे हैं। अगर तुम्हें गैस का प्रेशर निकालना है तो प्रेशर बराबर लिखोगे nRT/V। अगर तुम्हें गैस का वॉल्यूम निकालना है, आइडियल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो तुम वॉल्यूम बराबर लिखोगे nRT/P। तो ये जो RHS का जो पार्ट होता है, RHS में जो चीज़ें हैं, ये सारा का सारा गैस का एक्चुअल वैल्यू इस्तेमाल करा जाता है। गैस का जो भी मोल है वो इस्तेमाल करोगे, कमरे में गैस का जो टेम्परेचर है वो इस्तेमाल करोगे, और कमरे में गैस का जो प्रेशर है वो इस्तेमाल करोगे, तो आइडियल वॉल्यूम निकल के आएगा, इसलिए क्योंकि तुम आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन मोल तो रियल है ना, मोल तो वही तुम लिए हो ना जो गैस का मोल है, टेम्परेचर भी तुम वही लिए हो ना जो गैस का टेम्परेचर है, और प्रेशर भी तुम वही लिए हो जो गैस का टेम्परेचर है। कहने का मतलब, अगर आइडियल गैस इक्वेशन से तुम आइडियल वॉल्यूम निकालना चाहो, आइडियल, तो तुमको प्रेशर जो है एक्चुअल इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रेशर का मतलब ऑब्जर्व प्रेशर, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मैनोमीटर में चाहे बैरोमीटर में। जब तुम प्रेशर आइडियल निकालोगे, जब तुम आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर आइडियल निकालोगे, तो गैस का मोल एक्चुअल होगा, टेम्परेचर भी एक्चुअल होगा, वॉल्यूम भी एक्चुअल होगा। और अगर वॉल्यूम एक्चुअल होगा यानी वॉल्यूम कंटेनर का होगा, तो ये बात याद रखना, अगर प्रेशर आइडियल निकालना होता है तो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम इस्तेमाल होता है, रियल वॉल्यूम इस्तेमाल होता है। जब वॉल्यूम आइडियल निकालना होता है तो गैस का एक्चुअल प्रेशर इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब दोनों एक साथ कभी आइडियल नहीं होता, दोनों में से कोई एक आइडियल होता है, और उस आइडियल को निकालने के लिए जिस डेटा का हम इस्तेमाल करते हैं वो सारा डेटा रियल डेटा होता है। प्रेशर आइडियल निकाल रहे हो तो हमें मोल, टेम्परेचर और वॉल्यूम चाहिए, तो तुम कहाँ से लाओगे? तुम लेकर कहाँ से आओगे? तुम लेकर तो आओगे कमरे का मेज़र करके ही ना। तो जो मेज़र करके चीज़ें आ रही हैं वो हमारा रियल डेटा होता है, ठीक है। तो याद रखना, P बराबर nRT में अगर वॉल्यूम निकालोगे आइडियल तो प्रेशर एक्चुअल इस्तेमाल करोगे, यानी प्रेशर रियल होगा आइडियल वॉल्यूम को निकालने के लिए। और अगर प्रेशर आइडियल निकालना चाहो किसी गैस का, है ना, देखो थियोरेटिकली इस चीज़ को हम कैसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोला जाता है कि मान लो इस कमरे में कोई गैस है और गैस का टेम्परेचर 25 डिग्री सी है, सपोज करो गैस का टेम्परेचर 25 डिग्री सी है, कमरे में गैस का जो मोल है वो सपोज करो 10 मोल है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये गैस इस कमरे को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करके रखा है, तो ये बताइए आइडियली इसका कितना प्रेशर होना चाहिए, आइडियली इसका कितना प्रेशर होना चाहिए, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन से इसका कितना प्रेशर होना चाहिए, तो आइडियल गैस इक्वेशन से कितना प्रेशर होना चाहिए, उतना है कि नहीं है ये बात की बात है। तो कितना प्रेशर होना चाहिए ये निकालने के लिए हम प्रेशर का आइडियल गैस इक्वेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आइडियल प्रेशर पूछ रहा है। तो गैस का वॉल्यूम n दिया हुआ, गैस का मोल जो है वो n दिया हुआ है, 10 मोल दिया हुआ था। R तुमको पता होता है, टेम्परेचर भी दिया होता 25 डिग्री सी, और गैस का तुमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया जो कि कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। और तुमसे पूछा गया कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए आइडियली, तो तुम आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करके P आइडियल निकालोगे। अगर तुमसे पूछा गया कि इस गैस का रियल प्रेशर क्या है, वो होना चाहिए नहीं बोला जाएगा, वो बोला जाएगा क्या है, एक्चुअल में प्रेशर क्या है। तो तुम सीधे सीधे कमरे में बैरोमीटर लगाओगे और उस चीज़ को मेज़र कर लोगे, तो तुम ये पाओगे कि जो बैरोमीटर से हम प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं और मोल, टेम्परेचर और वॉल्यूम को इस्तेमाल करके जिस प्रेशर को हम निकाल कर लाए हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, ये दोनों सेम नहीं आता है। और अगर सेम नहीं आता है तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो भी गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार बोलते हैं, कमरे में गैस पड़ा हुआ है, उसका मोल तुम्हें पता है, कमरे का टेम्परेचर भी पता है और इस कमरे का वॉल्यूम भी पता है, और इन सारे डेटा के सहारे तुमसे बोला गया कि आइडियली गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए उसको निकालो, और जो बैरोमीटर से प्रेशर आ रहा है उसे कंपेयर करके देखो कि सेम आता है कि नहीं आता है। अगर सेम आएगा तो हमारा गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, अगर सेम नहीं आता है तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें मोल पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम कंटेनर का पता है, उससे हमने आइडियल गैस इक्वेशन लगाकर आइडियल प्रेशर जो होना चाहिए वो निकाला, वो प्रेशर निकल के आ गया। फिर बैरोमीटर लगा के हमने कमरे का प्रेशर, कमरे में गैस का प्रेशर मेज़र कर लिया।
तो वो ऑब्जर्व प्रेशर आ गया और हम नोटिस करते हैं कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हमारा गैस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। बस इतना ही हम समझा रहे हैं आपको। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब देखो इसी का उल्टा भी सोच सकते हो। मान लो कि तुमको वॉल्यूम निकालना होता है तो तुम गैस का प्रेशर बैरोमीटर से पहले मेज़र कर लेते हैं। अगर तुम्हें बोले कि चलो कमरे में गैस जो है इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है, तुमसे बोला जाए कि कमरे सेम यही कंडीशन, टेम्परेचर आपको पता है कमरे का 25 डिग्री सी मान लो, कमरे में गैस का जो मोल है 10 मोल फिर से है और तुमसे बोला गया कि गैस का एक्चुअल वॉल्यूम बताओ, तो एक्चुअल वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। तो तुम कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लिए, वी कंटेनर जो होगा वही वी रियल होगा, ये आपने निकाल लिया। अब तुमसे कहा गया कि एक काम करो, इसी मोल इसी टेम्परेचर और यही जो भी दिया हुआ है प्रेशर हमारा, उसके करस्पॉन्डिंग ये बताओ कि गैस को कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था आइडियली। ये तो रियल निकल के आया, ये तो एक्चुअल निकल के आया जो ऑक्यूपाई कर रहा है। अब तुमसे बोला गया कि नहीं ये मत निकालो, तुम ये निकालो कि गैस को आइडियली कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखना चाहिए था आइडियल गैस इक्वेशन से। तो कोई बात नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन हमारा होता है पी बराबर एनआरटी, तो हमने लिखा वॉल्यूम आइडियल बराबर एनआरटी बाई पी। एन हम क्या रखेंगे, गैस का एक्चुअल 10 मोल, टेम्परेचर भी जो है वही रखेंगे, प्रेशर जो आपने बैरोमीटर से मेजर किया है वो रखोगे, और कौन सा रखोगे, और तुम्हारे पास कोई प्रेशर है ही नहीं। ऐसा थोड़ा है कि आइडियल, मान लो तुम कहोगे कि सर यहाँ आइडियल प्रेशर रखते हैं, तो आइडियल प्रेशर निकालोगे कहाँ से, रियल वॉल्यूम से। और रियल वॉल्यूम से जो तुम प्रेशर निकालोगे है ना, रियल वॉल्यूम जब तुम इस्तेमाल कर, जब तुम आइडियल प्रेशर को निकालोगे तो फिर से तुम रियल वॉल्यूम तो इस्तेमाल कर ही लिए, और उस रियल वॉल्यूम से आइडियल प्रेशर निकाल के फिर से वैल्यू पुट करके आइडियल वॉल्यूम कहाँ से आएगा। बता रही है समझ में? कहने का मतलब अगर तुम्हें वॉल्यूम आइडियल निकालना है तो ये सारा का सारा एक्चुअल डेटा इस्तेमाल करना होगा। खैर जो भी हो, कमरे में मोल दिया हुआ था, टेम्परेचर दिया हुआ था और बैरोमीटर से हमने प्रेशर मेजर कर लिया, और इन तीनों डेटा के सहारे जब हमने आइडियल वॉल्यूम निकाला तो हम नोटिस किए कि वो वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं आया। अगर कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं आया, इससे ये प्रूफ हुआ कि हमारा जो गैस है वो फिर से आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो तुम आइडियल गैस इक्वेशन को, हमारा जो गैस है वो फॉलो नहीं करता है, इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो कमरे का एक्चुअल वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर इस्तेमाल करके आइडियल प्रेशर निकाल लो और रियल प्रेशर निकाल लो बैरोमीटर से, और दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों सेम नहीं आएगा। नहीं तो कमरे का मोल, टेम्परेचर और जो प्रेशर है एक्चुअल है ना बैरोमीटर से मेजर किया हुआ, उसको इस्तेमाल करके आइडियल वॉल्यूम निकाल लो जो गैस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। तुम नोटिस करोगे वो वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं आता, यानी कि रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम आपस में सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी सेम चीज़ प्रूफ हो गया। यहाँ तक बात आ गई समझ में? तो इस वाले पार्ट को मिटाते हैं, इसी का थोड़ा सा है ना, और हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर रहे हैं इस वाले एक्सपेरिमेंट में। तो हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, तुमको निकालना था क्या कि जब हम पिस्टन को ऊपर नीचे करते हैं तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, गैस का वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम चेंज होगा। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि रियल वॉल्यूम के चेंज होने के साथ साथ जो हमारा प्रेशर है, जो ये हाइट का डिफरेंस है, वो हाइट का डिफरेंस चेंज होगा, यानी कि बैरोमीटर अलग अलग प्रेशर का रीडिंग देगा आपको। तो हर वॉल्यूम के करेस्पॉन्डिंग आपको बैरोमीटर का रीडिंग नोट करके रियल प्रेशर निकालना है, और हर वॉल्यूम के करेस्पॉन्डिंग तुमको एनआरटी बाई वॉल्यूम लगा के आइडियल प्रेशर भी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हर वॉल्यूम के करेस्पॉन्डिंग प्रेशर को मेजर कर लिया बैरोमीटर से, है ना, और ऐसा करके पी एक्चुअल हमारा आ गया, पी एक्चुअल आ गया, चाहे पी ऑब्जर्व्ड आ गया, चाहे पी एक्सपेरिमेंटल आ गया। फिर हमने क्या किया कि जो भी गैस का वॉल्यूम है और मोल पता है, टेम्परेचर पता है, उससे हमने फिर से प्रेशर को निकाला, मेजर नहीं किया, जो एक्चुअल प्रेशर है उसको बैरोमीटर से मेजर नहीं किया। अब हमने क्या किया कि प्रेशर को निकाला, किससे निकाला, पी बराबर एनआरटी से। तो यहाँ से जो प्रेशर निकालेंगे वो आइडियल प्रेशर निकल के आएगा, और हम नोटिस करते हैं कि ये दोनों प्रेशर फिर से सेम नहीं होता है। लेकिन ये तो ऑलरेडी हम बता दिए, फिर यहाँ क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम पिस्टन को नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, अलग अलग वॉल्यूम का डेटा निकालेंगे, और हर वॉल्यूम के डेटा के करेस्पॉन्डिंग प्रेशर एक्चुअल निकालेंगे और प्रेशर आइडियल निकालेंगे। ठीक है, और इन दोनों का हम ग्राफ खींच देंगे। जैसे ही तुम इन दोनों का ग्राफ खींचोगे, यहाँ पे हमारा P है और यहाँ पे हमारा V है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम इस आइडियल वाले का ग्राफ खींचो, सबसे पहले तुम एक आइडियल वाले का ग्राफ खींचो। कैसे, जो भी हमारा वॉल्यूम था, मान लो वॉल्यूम था 3 लीटर और वहाँ पे प्रेशर आइडियल आ गया 2 ATM, तो 2 ATM के करस्पॉन्डिंग यहाँ जाओ, वॉल्यूम से यहाँ जाओ, एक पॉइंट आ जाएगा। वॉल्यूम जब तुम्हारा 4 हो गया तो प्रेशर थोड़ा सा घट के यहाँ आ गया, ऐसे हो गया।
वॉल्यूम और चेंज किया तो ऐसे पॉइंट आया, वॉल्यूम और चेंज किया तो ऐसे पॉइंट आया, वॉल्यूम और चेंज किया तो ऐसे पॉइंट आया। ऐसा करते करते बहुत सारा पॉइंट मिलेगा और उन पॉइंट्स के सहारे तुम चाहो तो ग्राफ अपना खींच सकते हो। तो तुम करो क्या कि जो भी वॉल्यूम आपने कंटेनर का रखा था उसके करेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर कैलकुलेट होके आया उसका पहले एक ग्राफ खींच दो। तो मान लो उसका ग्राफ एक ही आया, सही है। फिर आप क्या करो कि यहाँ से जो भी वॉल्यूम आपने लिया है उसके करेस्पॉन्डिंग आइडियल प्रेशर आया, उससे एक ग्राफ आ गया। और जो भी वॉल्यूम आपने लिया है उसके करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रियल प्रेशर भी होगा, वहाँ से भी एक ग्राफ आएगा। कोई ना कोई रियल प्रेशर होगा, वहाँ से भी एक ग्राफ आएगा, तो उसका भी ग्राफ आप खींच दो। मान लो उसका ग्राफ ये आ गया, मान लीजिए उसका ग्राफ ये आ गया, ठीक है। हमें फिलहाल नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा रियल गैस का ग्राफ है, कौन सा आइडियल गैस का ग्राफ है। दो ग्राफ बस आया है, ठीक है। वैसे बाद में ये प्रूफ होगा कि ये वाला जो ग्राफ होता है, ये वाला, ये रियल गैस का ग्राफ होता है और ये आइडियल का होता है, ठीक है। खैर एक्सपेरिमेंट से तो हमको पता चलेगा ही, बाद में हम प्रूफ कर देंगे इस चीज़ को थियोरेटिकली भी। फिलहाल हमने जब ग्राफ खींचा तो ये नीचे वाला जो ग्राफ है ये आइडियल का आया और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वो रियल का आया। इस वाले जोन में बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कट करके रियल का ग्राफ नीचे चला जाता है और आइडियल का ग्राफ ऊपर चला जाता है। ग्राफ से हमको क्लियर है, ग्राफ से हमको सीधे सीधे ये दिख रहा है कि इस वाले जोन में रियल गैस और आइडियल गैस के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, यानी कि दोनों, हमारा जो रियल गैस है वो आइडियल नेचर को अप्रोच कर रहा है। लेकिन इस वाले जोन में हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे दूर जाओगे और ये जो डिफरेंस है और बढ़ता जाएगा, ऐसे हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है डिफरेंस। ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा जोन है, ये कौन सा जोन है? तो ये वो जोन है जहाँ पे प्रेशर बहुत हाई है, यानी हाई प्रेशर पे आइडियल और रियल गैस के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, डेविएशन आता है बहुत ज़्यादा का। और ये कौन सा जोन है? तो देखो, तो ये कौन सा जोन है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर इधर जाओगे तो तुम नोटिस कर रहे हो प्रेशर बहुत ही कम है। कहने का मतलब लो प्रेशर रीजन में हमारा जो रियल गैस है वो आइडियल नेचर के थोड़ा करीब होता है। यहाँ तक बात आई समझ में, है ना। लेकिन एक बात हमको क्लियरली समझ में आ गया कि जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है वो हमारे एक्चुअल गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कहने का मतलब जो एक्चुअल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर फॉलो करता तो ये दोनों ग्राफ अलग अलग नहीं आता बल्कि सेम ग्राफ आ जाता है। सही है बच्चों? तो एक पॉइंट और नोट कर लेना, है ना। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट it is clear that, क्या क्लियर हुआ? क्लियर दैट gases do not exactly follow ideal gas equation in at all values of टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के हर वैल्यू पे हमारा जो गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, यानी कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, इन सबों को फॉलो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, नोट करो इतना पहले, उसके बाद फिर एक और ग्राफ आपको दिखाते हैं। देखो बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं, अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था जस्ट सेम उसी एक्सपेरिमेंट से, फ्रॉम द सेम एक्सपेरिमेंट से बच्चों करो क्या कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो और वो जो पिस्टन था उसको पुश करो नीचे चाहे ऊपर, और जहाँ जहाँ पे तुम पिस्टन रखते हो उसके करेस्पॉन्डिंग बैरोमीटर से प्रेशर निकाल लो और कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लो, यानी कि दोनों का दोनों रियल निकाल लो और दोनों रियल निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम द सेम एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ पिस्टन, टेक measurement of
एक्चुअल प्रेशर ऑब्जर्व, है ना, जो भी प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है, एक्चुअल दोनों लिखने का जरूरत नहीं है, बस जोर डालने के लिए हम लिखे हैं, या तो एक्चुअल प्रेशर लिखो चाहे ऑब्जर्व प्रेशर लिखो। टेक द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल प्रेशर ऑब्जर्व एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, in fact actual volume of the gas and calculate multiplication of P observed into volume of container। ये आप निकाल लो, P observed into volume of container आप निकाल लो, ऐसा आपने निकाल लिया। और ये काम आप कर रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो भी एक्सपेरिमेंट आ रहा है, इस एक्सपेरिमेंट को तुम रिपीट करो बहुत सारे गैसेस के लिए, अलग अलग गैसेस के लिए। पहले एक गैस के लिए रीडिंग जो है वो ले लो, पीवी का जो रीडिंग है, प्रेशर ऑब्जर्व इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का जो रीडिंग है, वो बहुत सारा रीडिंग पहले ले लो, उसके बाद फिर दूसरे गैस के ले लो, उसके बाद फिर तीसरे गैस के ले लो, उसके बाद फिर चौथे गैस के ले लो। सही है बच्चों। और फिर तुम करो क्या, ये रीडिंग लेने के बाद, ठीक है, तुम करो क्या कि ये ग्राफ खींचो। ग्राफ किस चीज़ का है, सबसे लास्ट में एक लिख देना, फ्रॉम द सेम एक्सपेरिमेंट एंड डिफरेंट पोजिशन ऑफ पिस्टन टेक द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्व प्रेशर एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी ऑब्जर्व इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट। और ये सारा घटना जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ये करने के बाद अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और हमारा गैस अगर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से आएगा P बराबर nRT, और तुमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, सपोज करो कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री C है चाहे 273 केल्विन है, आपने टेम्परेचर को ले लिया या तो 0 डिग्री C चाहे उसी को बोलते हैं 273 केल्विन, ठीक है। और गैस का मोल अगर फिक्स है और टेम्परेचर फिक्स है तो पीवी का मल्टीप्लिकेशन भी फिक्स आएगा, कांस्टेंट आना चाहिए हमारा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, तो तुम किसी भी गैस के लिए पीवी को निकालो, वो तो सेम ही आना है। तो अगर हमारा गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा तो एनआरटी कांस्टेंट आना चाहिए। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, पहले तो इस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं, हम एक्स एक्सिस पे पीवी को रखे हैं और यहाँ वाई एक्सिस पे जो प्रेशर आपने अप्लाई किया था, है ना, बैरोमीटर के द्वारा, उस प्रेशर को तुमने रखा है। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये लाइन है एनआरटी का, जहाँ पे पीवी का वैल्यू एनआरटी के बराबर है और जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक काम करो, तुम सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के लिए एक्सपेरिमेंट करो। तो अगर हाइड्रोजन गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, तो यही हमारा लाइन आना चाहिए था, हाइड्रोजन के गैस का जो ग्राफ है सेम आना चाहिए था। लेकिन हम क्या नोटिस करते हैं कि हाइड्रोजन गैस का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है। तो 173 केल्विन पे हाइड्रोजन गैस का ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। कहने का मतलब इस कांस्टेंट वैल्यू से शुरू तो हुआ, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया वैसे वैसे हमारा जो लाइन है इस P बराबर एनआरटी वाले लाइन से दूर होता चला गया, यानी कि डेविएशन आया। रियल गैस जो है हमारा हाइड्रोजन जो है एक रियल गैस हो गया, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे ज़्यादा डेविएट कर रहा है। कम प्रेशर पे क्लोज है लेकिन हाई प्रेशर पे दूर ही होता चला गया है। बिल्कुल वही आ रहा है जो इसके पहले आया था। इसके पहले वाले ग्राफ में भी हमने नोटिस करा था कि लो प्रेशर पे आइडियल गैस के करीब होता है बिहेवियर, लेकिन हाई प्रेशर पे गैप बहुत ज़्यादा का आता है, डेविएशन बहुत ज़्यादा का आता है। चलो ठीक है, हाइड्रोजन में ऐसा हो रहा होगा। एक काम करो, हीलियम गैस के लिए ऐसा करके देखो। तो जब तुम उसी कंटेनर में हीलियम गैस को भरते हो और हर प्रेशर वॉल्यूम, पिस्टन को ऊपर नीचे करो, प्रेशर वॉल्यूम को निकालते जाओ, ठीक है। और हर प्रेशर पे जब पीवी को कैलकुलेट करके उसका ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है हीलियम का। सही है बच्चों। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि ये भी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर क्या करो, और भी गैस ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। तो जब हम नाइट्रोजन लेते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ गया। कुछ ऐसा आ गया ग्राफ हमारा। ये नाइट्रोजन गैस का ग्राफ आया। इसमें तो और भी अजीब सा हम रिजल्ट देख रहे हैं। पहले ग्राफ नीचे जा रहा है, उसके बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं
अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो हम पाते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे। यहाँ पे ग्राफ हल्का आगे जाकर स्ट्रेट लाइन में जाता है, प्रूफ करेंगे उसको हम। ये हो गया CO2 गैस का ग्राफ इस तरह से। बाकी गैसेस का भी निकालोगे तो सेम यही नेचर फॉलो करेगा, पहले नीचे जाएगा उसके बाद ग्राफ हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ये प्रूफ हुआ कि हमारा जो गैस है वो आइडियल नेचर को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आइडियल नेचर को फॉलो करता तो हर गैस का जो PV है कांस्टेंट टेम्परेचर पे nRT के बराबर आता है, यानी कांस्टेंट आता है, यानी इस लाइन पे ओवरलैप करता है किसी भी गैस का ग्राफ, लेकिन इस लाइन पे ओवरलैप नहीं करके इसे डेविएटेड आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो भी गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नोट करो इसको। इसके बाद हम एक टर्म देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हेडिंग दो बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, नीचे लिखो। Compressibility factor is defined as ratio of real gas, है ना, sorry, real volume occupied by the gas, ठीक है। Compressibility factor is defined as ratio of real volume occupied by the gas to ideal volume of the gas calculated from ideal gas equation। तो बहुत ही आसान सा एक टर्म है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, जो सीधे सीधे बोल रहा है कि रियल वॉल्यूम बाय आइडियल वॉल्यूम का रेशियो होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब रियल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? रियल वॉल्यूम का मतलब कंटेनर का वॉल्यूम होता है। और आइडियल वॉल्यूम कैसे निकालते हो? अभी कुछ देर पहले बताए थे कि आइडियल वॉल्यूम निकालने के लिए कमरे में जो गैस का मोल है वो लोगे, टेम्परेचर जो गैस का है वो लोगे, और प्रेशर जो गैस का एक्चुअल है, जो ऑब्जर्व प्रेशर आ रहा है वो लोगे। आइडियल निकालने के लिए प्रेशर हम रियल इस्तेमाल करते हैं, आइडियल वॉल्यूम निकालने के लिए। आइडियल प्रेशर निकालने के लिए वॉल्यूम रियल इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो इसका, वी आइडियल का। अगर वी आइडियल का वॉल्यूम नीचे पुट करोगे तो ये आ जाएगा वी रियल डिवाइडेड बाई, है ना, वी आइडियल की जगह ये पूरा रख दो, तो नीचे में आएगा nRT और ये P ऑब्जर्व ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे P ऑब्जर्व आया, ठीक है बच्चों। तो आप इसे लिख सकते हो Z बराबर, देखो तो क्या बन जाएगा, P ऑब्जर्व इंटू वॉल्यूम रियल। रियल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं कंटेनर का वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाई nRT, ऐसा लिख सकते हो। अब इसी P ऑब्जर्व को हम लोग बोलते हैं P, केवल P, और कंटेनर के वॉल्यूम को हम बोलते हैं केवल V, PV बाई nRT। Z बराबर PV बाई nRT, चाहे वॉल्यूम को अगर तुम मोल से डिवाइड करोगे, अगर वॉल्यूम को मोल से डिवाइड करोगे, अगर वॉल्यूम को मोल से डिवाइड करोगे तो एक मोल का वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे सोचो, n मोल का वॉल्यूम है V, तो एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा, V बाई n होगा। और एक मोल के वॉल्यूम को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, तो V बाई n हो गया एक मोल का वॉल्यूम, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Vm से। और Vm जो है वो मोलर वॉल्यूम है, हमारा Vm जो है वो मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, P Vm बाई RT, V बाई n को हमने लिख दिया मोलर वॉल्यूम, P Vm बाई RT। तो Z को तुम P बाई nRT बोल सकते हो, P Vm बाई RT बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको समझ में आ गया। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का दो फार्मूला याद रखना, V रियल बाई V आइडियल, चाहे ये वाला P Vm बाई RT, ठीक है। अब देखिए, फॉर एन आइडियल गैस, वैसे कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होता है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर मान लो कोई आइडियल गैस है तो उसके लिए क्या होगा। आइडियल गैस के लिए Z बराबर PV बाई nRT। तो आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में PV बराबर nRT, यानी ये दोनों टर्म एक दूसरे से कट जाएगा। आइडियल गैस में PV बराबर nRT और ये दोनों टर्म एक दूसरे से कट जाएगा, तो Z का वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा, यानी आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1 के बराबर होता है। सही है बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था
PV वर्सेस P का वही सेम ग्राफ हम फिर से ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार हम Z वर्सेस P का ड्रॉ करेंगे, Z वर्सेस P, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस P। और सपोज करो यहाँ पे 1 है, तो Z का वैल्यू 1 किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए होता है। और फिर से हम उन्हीं चारों गैस का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो जब तुम फिर से उन्हीं चारों गैस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुम पाओगे कि फिर से हाइड्रोजन का ग्राफ ऊपर हो गया, हीलियम का ग्राफ भी ऊपर हुआ, लेकिन हाइड्रोजन से कम स्लोप का हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आया, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आया, है ना। पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, और हायर प्रेशर रेंज में जो स्लोप है इसका नाइट्रोजन वाले ग्राफ से ज़्यादा है। तो ये हर गैस ऐसा नेचर क्यों शो कर रहा है, अलग अलग क्यों शो कर रहा है? इसका स्लोप ज़्यादा क्यों है, इसका स्लोप कम क्यों है, ये पहले नीचे क्यों गया, ये बाद में ऊपर क्यों गया, है ना। यहाँ से इतना तो कंफर्म हो गया कि ये चारों गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर को शो नहीं कर रहा है। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ऐसा ग्राफ क्यों आया, ऐसा ही क्यों आया? सारे गैसेस का चलो डेविएट भी करता है, फिर भी सारे गैसेस का सेम नेचर का क्यों नहीं आया? दो गैस का हम देख रहे हैं कि ऊपर है, और बाकी दो गैस का देख रहे हैं कि पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे रियल गैस इक्वेशन को देखने के बाद। और एक बात याद रखना, ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये टेम्परेचर 273 केल्विन पे बनाया जा रहा है, चाहे 0 डिग्री सी पे। अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे तो हम नोटिस करते हैं कि ग्राफ का बिहेवियर भी चेंज करता है। ठीक है बच्चों, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में आपको क्या क्या याद हो गया? तो पहले तो Z बराबर क्या, V रियल बाई V आइडियल, पहला फार्मूला याद हो गया। दूसरा फार्मूला Z बराबर P बाई NRT, चाहे P VM बाई RT, जहाँ पे P क्या है तो P ऑब्जर्व है यानी एक्चुअल प्रेशर है, V क्या है तो वॉल्यूम भी एक्चुअल वॉल्यूम है। याद रखना इस चीज़ को, अगर तुम रियल गैस का Z निकालोगे तो गैस का मोल, गैस का टेम्परेचर NRT, और ऊपर में P जो आएगा वो ऑब्जर्व प्रेशर आएगा, वॉल्यूम जो आएगा वो भी कंटेनर का वॉल्यूम आएगा। ठीक है बच्चों, ये इतना हो गया। और सबसे लास्ट में हमने सिंपली जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट सेम एक्सपेरिमेंट से अलग अलग प्रेशर पे जो तुम्हारा वॉल्यूम आ रहा था, एक बार उसको आइडियली कैलकुलेट कर लो, और एक बार उस वॉल्यूम को आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल लो। एक बार वॉल्यूम को आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल के आइडियली निकाल लो, और दूसरी बार जो हमारा कंटेनर है उसमें वॉल्यूम को देख लो कि एक्चुअल वॉल्यूम को कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। दोनों वॉल्यूम तुमको मिल गया, अगर दोनों वॉल्यूम मिल गया तो तुम V रियल बाई V आइडियल निकाल सकते हो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, जो अभी दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट हम इसके पहले देखे थे उसमें तुम PV का वैल्यू निकाले थे अलग अलग गैस के लिए, तो हर गैस के लिए PV का वैल्यू निकालो और उसको NRT से भाग दे दो, ऐसा करके Z निकल जाएगा किसी भी प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग। और जब Z निकल गया तो उस Z को प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग स्केच कर लो तो तुम्हारा ग्राफ बन के आ जाएगा। यहाँ तक बात आई समझ में? ग्राफ हम नोटिस कर रहे हैं कि आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहा है, बस इतना ही बताए हैं। तीन चीज़ें बताए हैं, Z बराबर V रियल बाई V आइडियल, दूसरा Z बराबर P VM बाई RT, और तीसरा ग्राफ तुम लोगों को सिखाए हैं। तो ग्राफ याद रखना, ठीक है, नोट करो इसको, बढ़ते हैं इसके बाद आगे। अब ये पता चलने के बाद कि हमारा जो गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, तो एक सवाल अराइज होता है कि अगर वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है तो उसके नेचर को स्टडी कैसे करें हम, फिर वो किस इक्वेशन को फॉलो करता है, हम उसका जो भी नेचर है, उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए किस ग्राफ को फिर हम ड्रॉ करें। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो वंडर वॉल क्या बोला? सबसे पहले ये समझो कि हमारा रियल गैस क्यों फॉलो नहीं कर रहा था आइडियल गैस को। तो याद करो, आइडियल गैस इक्वेशन जो था उसको काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से लाया गया था। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था कि जो गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज नेग्लिजिबल लेना है। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में हमने जब P बराबर NRT को प्रूव किया था तो वहाँ हमने एज्यूम किया था कि गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज़ नहीं है, नेग्लिजिबल है। दूसरा हमने ये एज्यूम किया था कि गैस का जो भी मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। रियलिटी में ये दोनों का दोनों एजम्पशन जो था वो रियल गैस में गलत होता है। रियलिटी में गैस के मॉलिक्यूल्स के पास साइज़ भी होता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होता है। तो जिस इक्वेशन को तुम डिराइव करके लाए हो ये मानकर कि मॉलिक्यूल के पास ना ही साइज़ होता है ना ही उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और रियलिटी में गैस के पास वो दोनों का दोनों नेचर है, तो फिर ये गैस कैसे फॉलो कर सकता है उस इक्वेशन को जिसको तुम डिराइव करने के लिए इन नेचर को नेग्लेक्ट कर दिए हो। मेरी बात समझ रहे हो? तुम जब P बराबर NRT को डिराइव किए थे
तो तुम ये एज्यूम कर लिए थे कि गैस का जो मॉलिक्यूल है उसके पास साइज़ नहीं है और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, और ये एज्यूम करके तुम लाए थे Pe बराबर nRT। और जैसे ही तुमको ये पता लगेगा कि गैस के मॉलिक्यूल के पास साइज़ भी है और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, तो वैसे ही तुम्हारा वो जो इक्वेशन था वो इनवैलिड हो जाएगा, वो लगने वाला नहीं है। तुम ज़बरदस्ती अगर लगाओगे तो तुम्हारा गलत रिजल्ट आएगा, ऑब्वियस है। तो वॉन डर वाल्स ने क्या कहा कि एक काम करो, फिर रियल गैस में हम चाहें तो Pe बराबर nRT लगा सकते हैं, बशर्ते कि हम रियल गैस में उन कंडीशन को अप्लाई कर दें जिसके बेसिस पे Pe बराबर nRT को डेराइव करके लाया गया था। तो वॉन डर वाल्स क्या बोला, लिख लो नीचे में। वॉन डर वाल्स बोला अकॉर्डिंग टू वॉन डर वाल्स, इक्वेशन को चेंज कर दो, जो P बराबर nRT था उसे लिख दो P डैश B डैश बराबर nRT। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू वॉन डर वाल्स, P डैश B डैश बराबर nRT इज एप्लीकेबल टू बोथ रियल गैस एंड आइडियल गैस। ये इक्वेशन रियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल है और आइडियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल है। P डैश B डैश बराबर nRT इज एप्लीकेबल टू बोथ रियल गैस एंड आइडियल गैस गिवन, बस एक कंडीशन लगाया है। कंडीशन क्या लगाया, गिवन P डैश इज दी। तो पहले क्या होता था, पहले P डैश जो था, P डैश की जगह पे P था, यानी कि गैस का प्रेशर होता था। वॉन डर वाल्स बस ये बोला कि P डैश गैस का प्रेशर नहीं है, P डैश जो है वो गैस का प्रेशर जो तुम मेजर कर रहे हो अभी वो नहीं है, बल्कि गैस का वो प्रेशर होगा जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं हो। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन को लाया गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम मान कर चले थे कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो वो सिंपली इस चीज़ को करेक्ट कर दिया कि ये इक्वेशन तभी लगेगा, वो बस उल्टा बोल दिया। मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये इक्वेशन डेराइव होकर आया। तो वॉन डर वाल्स बस उल्टा बोला कि ये इक्वेशन तभी लगेगा जब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो वॉन डर वाल्स बोला कि P डैश जो है वो प्रेशर है तो ज़रूर, लेकिन वो अभी का प्रेशर नहीं है, वो तब का प्रेशर है जब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। तो तुम सोचोगे मॉलिक्यूल के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एक काम करेंगे, मैथमेटिकली हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव करके ये देखेंगे कि हमारे इक्वेशन में क्या चेंज आता है, और अगर इक्वेशन हमारा चेंज हो जाता है तो वो इक्वेशन जो है रियल गैस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसको हम बाद में। फिलहाल ये देखते हैं कि वॉन डर वाल्स बोल क्या रहा है। P डैश इज दी प्रेशर ऑफ द गैस, P डैश जो है वो गैस का प्रेशर है। P डैश इज दी प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन there is no force of attraction, when there is no force of attraction between molecules of the gas। वॉन डर वाल्स दो कंडीशन बोला। पहला कंडीशन दिया कि P डैश इज द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये बोला कि ये इक्वेशन रियल पे भी लग जाएगा, आइडियल पे भी लग जाएगा, बशर्ते तुम मैथमेटिकली रियल गैस में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा दो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटाने के बाद जो प्रेशर मेजर करोगे उस वैल्यू को तुम P डैश की जगह पे रख दो, तो हमारा काम रियल गैस में भी चल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, मैथमेटिकली हम ये देखेंगे कि रियल गैस में से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटा देते हैं तो उसके प्रेशर में इंक्रीमेंट आता है, डिक्रीमेंट आता है, और उसका नया वाला प्रेशर क्या आता है, और वही नया वाला जो प्रेशर है वो P डैश के बराबर हो जाएगा। वही सेम काम V डैश में भी करो। तो V डैश कब एप्लीकेबल होगा, सोचो ज़रा। आइडियल गैस को डिराइव करने के लिए हम ये मान कर चले थे कि गैस का जो मॉलिक्यूल है वो नेग्लिजिबल साइज़ का है। कहने का मतलब P बराबर nRT तभी एप्लीकेबल है जब गैस का मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल साइज़ का होगा। अब इसको ऐसे समझो, इसी पे वॉन डर वाल्स क्या बोला, इसके आगे क्या बोला। वो ये बोला कि अगर कमरे में जो गैस का मॉलिक्यूल है अगर वो नेग्लिजिबल साइज़ का है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल को कमरे में मूव करने के लिए सारा का सारा स्पेस मौजूद है। क्या बोल रहे हैं हम, समझना है इसको अच्छे से। मान लो कमरे में 10 का पावर 12 मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ साइज़ है। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल जब कमरे में मूव करेगा तो पूरे कमरे में मूव नहीं कर सकता है, वो उन जगहों पे मूव नहीं कर सकता है जहाँ पे ये 10 का पावर 12 मॉलिक्यूल मौजूद है। यानी कि ये 10 का पावर 12 मॉलिक्यूल
वॉल्यूम कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करके रखेगा, और अगर ऑक्यूपाई करके रखेगा, उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखेगा, तो उस वॉल्यूम को छोड़कर जो कमरा खाली है वहीं पे ना वो मूव कर पाएगा। मान लो कमरे में बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है और तुम क्लासरूम में आते हो, तो तुम्हारे बैठने के लिए कितनी जगह खाली है? तो ऐसा थोड़ा है कि तुम हर जगह पे बैठ सकते हो, जहाँ पहले से बच्चा मौजूद है वहाँ पे तुम नहीं बैठ सकते हो। उसी प्रकार से कोई भी मॉलिक्यूल अगर कमरे में घूमता है, मूव करता है, तो फ्रीली मूव वहीं पे कर पाएगा जहाँ पे जगह खाली है। जहाँ पे पहले से मॉलिक्यूल मौजूद है वहाँ पे वो मूव नहीं कर सकता है। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार वो पूरे कमरे में कहीं भी मूव कर सकता था, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ जो है वो हम नेग्लिजिबल मान के चले थे। हमें मान कर चले थे कि गैस के मॉलिक्यूल के पास कोई साइज़ नहीं है, तो कोई भी मॉलिक्यूल पूरे कमरे में कहीं भी मूव कर सकता है। सही है। तो वॉन डेर वाल्स क्या बोला कि वी डैश जो है, वी डैश पूरे कमरे का वॉल्यूम नहीं है, वो बोला कि वी डैश कमरे में वही वॉल्यूम है जहां हमारा मॉलिक्यूल जो है फ्रीली मूव कर सकता है। यानी कि वो क्या बोला, वो बोला वी डैश इज द फ्री वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर। वी डैश जो है वो कमरे के अंदर का फ्री वॉल्यूम है। वी डैश इज द फ्री वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर वेयर एनी मॉलिक्यूल कैन फ्रीली ट्रैवल, जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीली ट्रैवल कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। वेयर एनी मॉलिक्यूल कैन फ्रीली ट्रैवल, चाहे वेयर एनी मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव, ऐसा भी लिख सकते हो तुम। ठीक है बच्चों। तो अगर हम रियल गैस में ये दोनों कंडीशन लगा दें तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि रियल गैस पे फिर ये इक्वेशन लग जाएगा, क्योंकि वॉन डेर वाल बोला कि ये इक्वेशन रियल पे भी एप्लीकेबल है, आइडियल पे भी एप्लीकेबल है, बशर्ते कि पी डैश तुम रियल गैस में तब कैलकुलेट करो जब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, और वी डैश के जगह पे कमरे का वॉल्यूम नहीं लो, बल्कि कमरे के अंदर का फ्री वॉल्यूम ले लो। और फ्री वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, अगर वी डैश हमारा फ्री वॉल्यूम है, इट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वह वॉल्यूम जहाँ पे मॉलिक्यूल मौजूद है, यानी इसमें से माइनस कर देंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इफेक्टिवली, सुन लेना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है। आगे हम इसको केवल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम लिखेंगे, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ वी डैश, है ना, चाहे वी डैश को पहले कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वी डैश। तो वी डैश क्या है बच्चों, वी डैश जो है फ्री वॉल्यूम है। फ्री वॉल्यूम का मतलब कंटेनर का वॉल्यूम माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, है ना, जो भी तुम एक्सक्लूड कर रहे हो। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम कमरे के वॉल्यूम में से उस वॉल्यूम को घटा दें जो मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करके रखा है। मान लो तुमसे पूछा गया कि तुम कमरे में कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो तुम बोलोगे कि जो जगह खाली है वहाँ जा सकते हैं। और खाली जगह कैसे निकालोगे, टोटल वॉल्यूम में से अगर तुम भरा हुआ जगह घटा दो, माइनस कर दो, तो खाली जगह निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन एक और बात सोचने की है, सपोज करो ये जो बोर्ड है यही हमारा कमरा है, और यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो तुमको लग रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल इतना जगह ऑक्यूपाई करके रखा है, और इसके अलावा बाकी जो जगह है वो खाली है, वहाँ कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है। ठीक है। आपको गलत लग रहा है। कैसे गलत लग रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल की ओर आएगा, अप्रोच जब करेगा, तो वो मैक्सिमम इतना ही दूर आ सकता है, इसके करीब नहीं आ सकता है। किसी भी मॉलिक्यूल का पोजीशन उसके सेंटर का पोजीशन होता है। और तुम नोटिस कर रहे हो कि ये जो पहला मॉलिक्यूल था, जो हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, इसका बाउंड्री यहाँ पे था, यहाँ पे। इसके बावजूद दूसरे मॉलिक्यूल का जो सेंटर है इसके बाउंड्री से इतना दूर है, कहने का मतलब इसके बाउंड्री पे नहीं आ सका। इट मीन्स कि हमारा ये जो मॉलिक्यूल है वो रियल में इतना जगह ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर इस बड़े वाले डॉटेड स्फीयर के अंदर में आने वाला नहीं है। बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब हम अगर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखे हैं तो हम इतना ही नहीं, इफेक्टिवली इससे ज़्यादा ऑक्यूपाई करके रखे हैं, क्योंकि दूसरा जो बॉडी है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मेरे बाउंड्री तक नहीं आ सकता है। बात आ रही है समझ में? अगर कोई स्फीयर वहाँ से आया तो उस स्फीयर का बाउंड्री ही यहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन पोजीशन तो सेंटर के द्वारा मिलता है।
और सेंटर अगर इतना दूर है तो हम बोल कर चलेंगे कि ये इतना जगह ऑक्यूपाई करके रखा है, चाहे कुछ भी कर ले बाहर का मॉलिक्यूल इस बाउंड्री के अंदर में घुस नहीं सकता है। तुम बोलोगे घुस तो गया ये वाला पार्ट, तो ये तो बाउंड्री घुसा ना। हम इसके पोजीशन को कहाँ से देखते हैं? सेंटर से। अगर इसका सेंटर अंदर आएगा तभी हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल इस बाउंड्री के अंदर आया है, अदरवाइज ये अंदर में नहीं आया है। लेकिन एक और बात, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो वॉल्यूम देख रहे हो बाहर का, ये वॉल्यूम केवल यही मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई नहीं किया है, ये मॉलिक्यूल भी तो इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ये मॉलिक्यूल अगर तुम इसके ऊपर में रोल करा दो तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है ये इसके द्वारा ऑक्यूपाइड तो है ही, साथ साथ इसके द्वारा भी ऑक्यूपाइड है। तो इसको हम को वॉल्यूम बोलते हैं। अगर हम लिखें यहाँ पे, सपोज करो ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं को वॉल्यूम effectively occupied by पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, ठीक है। तो ये जो डॉटेड स्फीयर था ये इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, ये एक्चुअल ऑक्यूपाइड है और ये इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड है। और रेडियस कितना हुआ? आर आर टू आर। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू और रेडियस है 2r, यानी 2r का होल क्यू। तो ये हो जाएगा 8 × 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन बच्चों ये जो वॉल्यूम आया ये तो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए आया, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? तो 2 मॉलिक्यूल के लिए इतना, तो एक मॉलिक्यूल के लिए हम इसको आधा कर देंगे। तो हम लिख रहे हैं इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई ईच मॉलिक्यूल बराबर 1 नहीं बाई ईच मॉलिक्यूल। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यू। तो ये याद रखना, देखो क्या आ गया, 4 × 4/3 पाई आर क्यू क्या है? ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। कहने का मतलब प्रत्येक मॉलिक्यूल अपने वॉल्यूम का 4 गुना इफेक्टिवली ऑक्यूपाई करके रखता है। ये रट जाओ अच्छे से, प्रत्येक मॉलिक्यूल अपने वॉल्यूम का 4 गुना इफेक्टिवली ऑक्यूपाई करके रखता है। बच्चों सही है? लेकिन हमें तो पूरे कमरे का निकालना है और अभी तो बस एक मॉलिक्यूल का निकला है। तो एक काम करो, अब 1 मोल का निकाल दो। तो 1 मोल के लिए क्या होगा? फिर से सेम चीज़ लिखो, इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड वॉल्यूम पर मोल बराबर, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए इतना, 2 मॉलिक्यूल के लिए गुना 2, 3 के लिए गुना 3, 4 के लिए गुना 4, 1 दर्जन के लिए गुना 12, है ना, सैकड़ा के लिए गुना 100 और 1 मोल के लिए कितना? तो गुना एवोगैड्रो नंबर बोलोगे। तो क्या लिखा जाए इसको? 4 × 4/3 पाई आर क्यू गुना एवोगैड्रो नंबर। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं बी। इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लो, उस कांस्टेंट को बोलते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट और उसका नाम होता है बी। बी बराबर होता है 4 × 4/3 पाई आर क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये बार बार, इसको रट जाना। फिर से जब भी भूलोगे कैसे निकालोगे? पेयर ऑफ, यहीं से याद रखना, एक मॉलिक्यूल अपने वॉल्यूम का 4 गुना ऑक्यूपाई करता है। तो 4/3 पाई आर क्यू में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमें 1 मोल का चाहिए। तो 1 मोल के द्वारा जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा उसमें केवल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 × 4/3 पाई आर क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कमरे में 1 मोल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कमरे में मान लो n मोल है, अगर कमरे में मान लो चलो 1 मोल नहीं है 2 मोल है, तो तुम × 2 कर दोगे। 3 मोल है तो b में 3 से गुना कर दोगे, 4 है तो 4 से गुना कर दोगे, 10 है तो 10 से गुना कर दोगे, और n मोल है तो तुम इसको n से गुना कर दोगे। जैसे ही n से गुना कर दोगे इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कमरे में पूरा का पूरा पूरी तरह से आ जाएगा, और जैसे ही वो चीज़ आएगा वही हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा। सही है बच्चों? ठीक है, तो इसके आगे भी हम लिखते हैं, उधर वाला साइड नोट कर लो, चाहे चाहो तो तुम पूरा नोट कर लो पॉज करके, उधर से हम मिटाएंगे अभी कुछ सेकंड में। ठीक है, मिटाते हैं। देखो बच्चों क्या आया नाउ, टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और तो किसको एक्सक्लूड कर रहे हो? जो ऑक्यूपाइड है उसी को ना एक्सक्लूड कर रहे हो। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कौन सा है? मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करना चाहता है लेकिन फ्रीली मूव वो कर नहीं पा रहा है, बहुत सारा जगह जो है वो ऑक्यूपाइड है। तो जो जगह ऑक्यूपाइड है तुमको उसे एक्सक्लूड करना होगा, इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड करना होगा, और एक्सक्लूड करने का मतलब है कि टोटल वॉल्यूम में से माइनस करना होगा।
तो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है टोटल, वही इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई एन मोल बराबर, कमरे में सपोज करो एन मोल है तो एन मोल बराबर, तो एक बात बता, एक मोल जो ऑक्यूपाई करके रखा है वो बी के बराबर ऑक्यूपाई करके रखा है, एक मोल बी के बराबर, तो एन मोल कितने के बराबर, एन बी के बराबर हो जाएगा, एन टाइम्स बी हो जाएगा, और ये एन टाइम्स बी कितने के बराबर है, एन, और ये कितना आया था 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो बी को अलग से याद रखना इसके बराबर, है ना। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जब भी तुमसे पूछेगा तुम एन बी का वैल्यू निकालना। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना था वी डैश का वैल्यू, और वी डैश क्या था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये रहा। तो तुम लिखोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस कितना आया, एन बी के बराबर आया। कहने का मतलब आपका वी डैश निकल के चला आया, ठीक है। ये जो टर्म आता है इसे हम बोलते हैं करेक्शन टर्म इन वॉल्यूम, करेक्शन टर्म इन वॉल्यूम। बी का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ बी, तो बी का यूनिट क्या होगा एक बात बताओ, वॉल्यूम में से इसको माइनस कर रहे हो तो जो यूनिट वॉल्यूम का होगा वही यूनिट एन बी का होगा, और वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है, मीटर क्यूब होता है। अगर लीटर हम लेकर चलते हैं तो एन बी का भी यूनिट लीटर होगा, और एन बी का यूनिट, अगर एन बी का यूनिट लीटर है तो बी का यूनिट क्या होगा, बी बराबर तुम लीटर को एन से डिवाइड कर दोगे, यानी क्या आएगा, लीटर पर मोल आएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ बी, बी का यूनिट क्या होगा, तो लीटर पर मोल होगा, मीटर क्यूब पर मोल होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल होगा, एट्सेट्रा, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। तो बी का यूनिट आ गया। बी को हम कहते क्या है बच्चों, लिख लो, बी इज कॉल्ड वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट। एक और वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट होता है, अभी हमारा बी निकल के आया है, बी इज कॉल्ड वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट। और बी है क्या, एक बात बता, बी जो है आइडियल गैस इक्वेशन में गैस के मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल था। जैसे ही हमने मॉलिक्यूल के साइज को कंसीडर किया, हमारा वी डैश निकल के चला आया वी माइनस एन बी, हमारा वी डैश आ गया वी माइनस एन बी आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी क्या है, तो बी जो है वो मॉलिक्यूल के साइज की वजह से कंट्रीब्यूटेड फैक्टर है। बी जो है वो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मॉलिक्यूल के साइज की वजह से हमारे इक्वेशन में कंट्रीब्यूट हुआ है। सही है बच्चों। और एक बात बताओ, अगर मॉलिक्यूल, अगर हमारा जो गैस है उसको तुम कंप्रेस करते हो, दबाते हो मान लो, अगर गैस को तुम कंप्रेस करोगे तो गैस का मॉलिक्यूल करीब आएगा, और कंप्रेस करोगे और करीब आएगा, और कंप्रेस करोगे और करीब आएगा। करीब आते आते एक समय ऐसा आएगा कि मॉलिक्यूल बहुत ही करीब आ जाएगा। जब बहुत ही करीब आएगा तो मॉलिक्यूल का जो साइज़ है, मॉलिक्यूल का जो साइज़ है ना, वो इफेक्टिव हो जाएगा। और मॉलिक्यूल का साइज़ इफेक्टिव हो जाएगा तो मॉलिक्यूल जब बहुत करीब आ गया तो फिर वो कंप्रेस होने वाला नहीं है, एक दूसरे को रिपेल करेगा वो, है ना। कहने का मतलब दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। तो बी उसी रिपल्सिव फोर्स का मेजरमेंट होता है। बी का वैल्यू जितना हाई होगा मॉलिक्यूल का साइज़ उतना बड़ा होगा। बी का वैल्यू देख लो कहाँ गया, यहाँ था बी। बी का वैल्यू जितना हाई होगा, इस पूरे इक्वेशन में बस आर ही वेरिएबल है, एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो बी का वैल्यू जितना हाई होगा मॉलिक्यूल का रेडियस उतना ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल का रेडियस जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल उतने बड़े साइज़ का होगा। मॉलिक्यूल जितना बड़े साइज़ का होगा मॉलिक्यूल्स को करीब लाना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि गैस को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि B इज़ द मेजरमेंट ऑफ, B इज़ द मेजरमेंट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट इन द गैस। B जो है गैस में जो भी रिपल्सिव फोर्स है उसका मेजरमेंट होता है। याद रखना, रट जाओ अच्छे से। बी का वैल्यू जितना बड़ा होगा रिपल्सिव फोर्स उतना ज़्यादा होगा। रिपल्सिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल को लिक्विफाई करना उतना ही मुश्किल होगा। मॉलिक्यूल को, गैस को कंप्रेस करना भी उतना ही मुश्किल होगा। गैस जो है जल्दी कंप्रेस होने वाला नहीं है। ठीक है, और बी कहाँ से आया था, बी इज कंट्रीब्यूटेड ड्यू टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, है ना। गैस के मॉलिक्यूल का जो साइज़ है
उसकी वजह से बी कंट्रीब्यूट हुआ है हमारे वॉन डर वाल्स इक्वेशन में। सही है बच्चों, तो ये आपको पूरा याद हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या क्या इसमें याद रखना है, कोई भी मॉलिक्यूल अपने वॉल्यूम का 4 गुना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसी में अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मोल का आ जाएगा, जिसे हमें बी बोलते हैं। और अगर इसी को n मोल के लिए निकाल दोगे तो b में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही n से मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ जाएगा, तो v डैश का वैल्यू हो जाएगा कंटेनर का वॉल्यूम माइनस NB के बराबर। ठीक है, ये पूरा अच्छे से नोट करिए समझते हुए। रियल गैस चल रहा था हमारा। रियल गैस में इक्वेशन आया था P डैश V डैश बराबर nRT, जिसमें से V डैश को हमने कैलकुलेट कर लिया था। V डैश क्या था, तो V डैश कमरे का वॉल्यूम नहीं था, बल्कि कमरे में वो वॉल्यूम था जहाँ कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। V डैश बराबर आया था V माइनस NB, जहाँ पे B जो है, B का यूनिट आया था लीटर पर मोल, और B जो है वो 1 मोल के द्वारा इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड वॉल्यूम था, जो कि बराबर था 4 × 4/3 πr³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। इतना पढ़ा दिया गया था, इतना तुम लोगों को अच्छे से याद होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं P डैश को। P डैश हमारा क्या है, तो P डैश कमरे में गैस का वो प्रेशर है, P डैश कमरे में गैस का वो प्रेशर है जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होगा, उस समय का प्रेशर हमारा P डैश के बराबर होगा। सही है बच्चों, ठीक है। तो देखो, पहले एक बात बताओ, मान लो कि कमरे में कोई मॉलिक्यूल जो है, याद करो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में बताया गया था कि प्रेशर जो होता है गैस में वो मॉलिक्यूल के वॉल से टकराने की वजह से होता है। मॉलिक्यूल आ रहा है और दीवार पर टकराने वाला है। अब सपोज करो कि पीछे से सारा का सारा मॉलिक्यूल एक रियल गैस है, तो रियल गैस है तो पीछे से सारा मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा। एक सिंगल मॉलिक्यूल दीवार से टकराने जा रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर आएगा, और उस मॉलिक्यूल पे पीछे का जितना मॉलिक्यूल है कमरे का, सब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के अपनी ओर खींच रहा होगा। तो अगर अपनी ओर खींचेगा तो जिस वेलोसिटी से मॉलिक्यूल को टकराना चाहिए था उससे नहीं टकरा के उससे कम वेलोसिटी से टकराएगा, यानी कि प्रेशर हमारा कम आ रहा है इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। मान लो कि ये सारा अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एक स्प्रिंग है, चाहे एक रबर है, जिससे सारा का सारा पीछे से खींच रहा है। वॉन डर वाल्स बोला कि जब ये कमरे में फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद नहीं होगा, तब जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर हमारा P डैश के बराबर है। सही है, यहाँ तक आ रहा है समझ में। तो एक काम करो, मान लो मॉलिक्यूल दीवार से टकराने जा रहा था और सारा मॉलिक्यूल पीछे से अट्रैक्टिव फोर्स से खींच रहा है। अचानक से ये फोर्स खत्म हो गया। अचानक से अगर ये फोर्स खत्म हो गया, फोर्स को तुम हटा दिए मैथमेटिकली, तो ये मॉलिक्यूल क्या उसी वेलोसिटी से टकराएगा या उससे ज़्यादा वेलोसिटी से टकराएगा? ऑब्वियसली ज़्यादा से टकराएगा, क्योंकि सारा मॉलिक्यूल जब पीछे से खींच रहा है तो इसको स्लो कर रहा था, तो अब ये मॉलिक्यूल स्लो नहीं हो पाएगा। अगर पीछे से कोई भी मॉलिक्यूल इसको नहीं खींचे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूल जो है इसका वेलोसिटी कमने वाला नहीं है, तो ये हायर वेलोसिटी से जाकर टकराएगा। जिस वेलोसिटी से पहले टकरा रहा था उसकी तुलना में ज़्यादा वेलोसिटी से टकराएगा। अगर ज़्यादा वेलोसिटी से टकराएगा तो ज़्यादा मोमेंटम का ट्रांसफ़र होगा, ज़्यादा मोमेंटम का ट्रांसफ़र होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, तो फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, इस एक मॉलिक्यूल की वजह से। अब इसी समय बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ दीवार से टकराया है, यानी कि प्रेशर जो है हर मॉलिक्यूल के द्वारा जो कंट्रीब्यूट होगा, सारे प्रेशर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। यूनिट, अगर यूनिट एरिया में बात करें, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में जितना मॉलिक्यूल टकराया है, उन सारे मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो सबका सब फोर्स बढ़ा है, क्योंकि मोर वेलोसिटी से टकराया है, तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। कहने का मतलब P डैश क्या होता है, P डैश बराबर होता है जो प्रेशर पहले आ रहा था। जो प्रेशर पहले आ रहा था कब, जब कमरे में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उस समय जो प्रेशर आ रहा था वो कम प्रेशर आ रहा था, और जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो गया, अचानक से प्रेशर बढ़ गया। अब जो प्रेशर P डैश आएगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि P डैश कौन सा प्रेशर है, P डैश वो प्रेशर है जब कमरे में गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। तो जब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो जो प्रेशर पहले लग रहा था उससे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो हम लिख सकते हैं P डैश बराबर P ऑब्जर्व प्लस डेल्टा P, और डेल्टा P क्या है, डेल्टा P जो है वो इसको बोलते हैं करेक्शन टर्म इन प्रेशर, ठीक है, जो कि बराबर किसके है, और ये है क्या, ये है इंक्रीमेंट इन प्रेशर। इंक्रीमेंट इन प्रेशर व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ attraction between
मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हमें अब किसी भी तरीके से डेल्टा पी को कैलकुलेट करके लाना है। तो अब हम इस डेल्टा पी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक बात बताओ, प्रेशर में जो इंक्रीमेंट आता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये जो मॉलिक्यूल दीवार से टकराने वाला था, इन मॉलिक्यूल्स की संख्या पे डिपेंड करता है, यूनिट एरिया में कितना मॉलिक्यूल टकरा रहा है। और दूसरा, प्रत्येक मॉलिक्यूल जो ज़्यादा प्रेशर कंट्रीब्यूट किया उस पर भी डिपेंड करता है। और ज़्यादा प्रेशर जो कंट्रीब्यूट किया वो किस पे डिपेंड करता है, जो ज़्यादा फोर्स लगाया उस पर। जो ज़्यादा फोर्स लगाया वो इंक्रीमेंट इन जो वेलोसिटी आया उस पर डिपेंड करता है। और वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा पीछे से कितना मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है उसके। ऐसे समझो, मान लो पीछे से मात्र एक मॉलिक्यूल खींच रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से, सपोज करो 2 न्यूटन बहुत ज़्यादा हो गया, हाइपोथेटिकली मान के चलो कि एक मॉलिक्यूल को पीछे से एक मॉलिक्यूल 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। तो जैसे ही ये फोर्स कटेगा, जैसे ही ये फोर्स खत्म होगा, इस मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ गया। लेकिन मान लो पीछे से 2 मॉलिक्यूल इसको 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा होता। अब ये 2 रबड़ एक साथ कटेगा, 2 मान लो स्ट्रिंग है, पीछे से खींचा जा रहा है, इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसे पीछे से बहुत सारा लोग खींच रहा है, और सारा का सारा जो इलास्टिक स्ट्रिंग है एक साथ तुम कट कर देते हो। तो जितना ज़्यादा स्ट्रिंग से तुम पीछे खींच रहे थे वो जितना ज़्यादा होगा, तुम इसको जितना ज़्यादा फोर्स से पीछे खींच रहे थे उतना ही से इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि करेक्शन टर्म इन प्रेशर, जो कि बराबर किसके है, डेल्टा पी, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड करता है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल को पीछे से कितना मॉलिक्यूल खींच रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितना मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम रिटार्डिंग a given molecule just before its collision to the wall of the container। कंटेनर के वॉल से टकराने के जस्ट पहले मॉलिक्यूल को पीछे से जितना मॉलिक्यूल खींच रहा है उन मॉलिक्यूल के संख्या के प्रोपोर्शनल होगा हमारा करेक्शन फैक्टर। यानी हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा भी प्रोपोर्शनल आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम n/v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n/v क्या है, n/v जो है वो हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के। सही है बच्चों। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, ये तो एक मॉलिक्यूल जो है उसका प्रेशर इतने से इंक्रीज करा, इसके प्रोपोर्शनल इंक्रीज करा, और ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल अगर है तो दोनों की वजह से प्रेशर इतना से इंक्रीज करेगा। अगर 3 है तो तीनों की वजह से, तो एक की वजह से n/v, तो 2 की वजह से गुना 2, 3 की वजह से गुना 3, 4 की वजह से गुना 4। और कितना मॉलिक्यूल है, तो कमरे में कितना मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जितना मॉलिक्यूल दीवार से टकरा रहा है। अगेन दिस करेक्शन फैक्टर is proportional to, again this correction factor is proportional to total number of molecules। ध्यान देना, यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक गिवन मॉलिक्यूल, और ऐसा ऐसा 10 मॉलिक्यूल एक साथ टकराया है ना, तो जो प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा इसका 10 टाइम्स आएगा। और अगर ऐसा ऐसा इतना ही मॉलिक्यूल टकराया है तो जो इंक्रीमेंट आएगा इसी के प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे समझो, एक मॉलिक्यूल की वजह से इंक्रीमेंट n/v का आया, और यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल है कितना, तो n/v है, तो एक मॉलिक्यूल की वजह से इतने का इंक्रीमेंट आया, तो n/v की वजह से n/v इंटू n/v का इंक्रीमेंट आएगा, यानी कितने का, n/v का स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट आएगा। उसी चीज़ को अभी हम वहाँ से डिराइव करेंगे। अगेन दिस करेक्शन फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेल्टा पी फिर से प्रोपोर्शनल आ गया n/v के। डेल्टा पी एक मॉलिक्यूल के लिए n/v के प्रोपोर्शनल होगा, जो कि एक मॉलिक्यूल को पीछे से खींच रहा था।
लेकिन इसी एक मॉलिक्यूल को पीछे से नहीं खींच रहा है, जो दूसरा मॉलिक्यूल टकराने जा रहा है उसको भी खींच रहा है, तीसरे को भी खींच रहा है, चौथे को भी खींच रहा है, पांचवें को भी खींच रहा है। तो जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स खत्म होगा, ये सारा मॉलिक्यूल एक साथ जाकर टकराएगा हाई प्रेशर से। तो एक मॉलिक्यूल के प्रेशर में इंक्रीमेंट आया n/v का, दूसरे में भी n/v का, तीसरे में भी n/v का, और ऐसा ऐसा कितना मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल भी n/v है। तो एक मॉलिक्यूल में n/v का इंक्रीमेंट आया, तो दो मॉलिक्यूल में 2 गुना n/v का, तीन मॉलिक्यूल में 3 गुना n/v का, और n/v मॉलिक्यूल में कितने का, तो n/v इंटू n/v का। बात आ रही है समझ में? तो हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल में इंक्रीमेंट आया n/v का, ये वाला है, और ऐसा ऐसा टोटल n/v मॉलिक्यूल है, तो प्रेशर में नेट इंक्रीमेंट इसके टाइम्स का फिर से आएगा, तो ओवरऑल कितना हो गया। इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं हेंस ओवरऑल करेक्शन फैक्टर डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो एक मॉलिक्यूल में इंक्रीमेंट आया n/v का, और वैसा वैसा n/v मॉलिक्यूल है, तो डेल्टा पी में फिर से इतने का इंक्रीमेंट आएगा, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों कैसे मल्टीप्लाई किए थे, ये बात हम तुमको साइड में समझा चुके हैं ऑलरेडी। कैसे समझोगे, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कैसे समझोगे, एक मॉलिक्यूल के प्रेशर में n/v के प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट आया, तो दो मॉलिक्यूल के लिए 2 गुना n/v, तीन के लिए 3 गुना n/v, तो कितना मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल भी है n/v, तो एक मॉलिक्यूल के लिए n/v, तो n/v मॉलिक्यूल के लिए कितना, तो n/v इंटू n/v, इस तरीके से आया है। तो ये कितना हो गया, किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये n²/v² के प्रोपोर्शनल हो गया, कैपिटल n²/v² के प्रोपोर्शनल हो गया। पॉज करके इसको नोट करो, हम ऊपर वाला हिस्सा मिटाने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लिए होगे, ऊपर का मिटा रहे हैं। तो देखिए क्या है, डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू n²/v²। एक बात बताइए, हम इसमें कांस्टेंट से गुना करें चाहे भाग दें, तो उस पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करो, एवोगैड्रो नंबर के स्क्वायर से इसमें भाग दे दो। तो हम भाग दे रहे हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वलिटी अगर लगाओगे तो कांस्टेंट आएगा साथ में, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें एवोगैड्रो नंबर से हम भाग दे रहे हैं, तो n²/na² इंटू v²। तो इसे आप लिख सकते हो n/na इंटू v का स्क्वायर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर मोल हो जाएगा, है ना, तो मोल हो गया n²/v²। अब यहाँ पे हम इक्वलिटी का साइन लगा रहे हैं, तो डेल्टा पी बराबर आ गया, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्मॉल ए होता है, स्मॉल a n²/v², ठीक है, यानी n²/v²। ए क्या है, ए भी हम बोलते हैं वंडर वॉल्स कांस्टेंट है। और ए कब आया, जब कमरे में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में तुम अट्रैक्टिव फोर्स को कंसिडर किए तब आया। यानी ए को तुम क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे ये अट्रैक्टिव फोर्सेस का मेजरमेंट है। तो डेल्टा पी बराबर आ गया n²/v², सही है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी डैश बराबर हो गया पी ऑब्जर्व प्लस डेल्टा पी था, पी ऑब्जर्व प्लस डेल्टा पी, अब जो मिटा उसमें लिखा हुआ था वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा पी ऑब्जर्व प्लस an²/v², है ना। तो हमारा पी डैश भी निकल के चला आएगा। सही है बच्चों, ठीक है ना। आई होप कि तुम लोग नोट कर लिए होगे, नहीं नोट किए हो तो पॉज करके नोट कर लो। इधर वाला हिस्सा कम से कम मिटाते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग ए का यूनिट देखेंगे। तो यहाँ से यूनिट क्या आया ए का, यूनिट ऑफ ए। तो एक बात बताओ, यूनिट an²/v² का क्या आएगा। तो प्रेशर में प्लस है, तो प्लस में दो टर्म अगर रहे तो दोनों का यूनिट सेम होता है, तभी दोनों ऐड होगा। तो प्रेशर का यूनिट हो गया ATM, तो an²/v², इसका भी यूनिट ATM हो जाएगा। तो ए का यूनिट क्या होगा, ATM में वॉल्यूम स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। वॉल्यूम स्क्वायर का यूनिट होता है लीटर स्क्वायर, और n² से यहाँ डिवाइड हो रहा है, यानी हम बोल सकते हैं पर मोल स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ स्मॉल ए बराबर ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। सही है बच्चों, याद रखना पहली बात। दूसरी बात, ए है क्या, ए इज ऑल्सो कॉल्ड वंडर वॉल्स कांस्टेंट। ए को भी हम बोलते हैं क्या, तो वंडर वॉल्स कांस्टेंट बोलते हैं। ए किस चीज़ का मेजरमेंट है, ए इज द मेजरमेंट ऑफ
अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन दी गैस। ये जो है वो गैस में मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस का मेजरमेंट है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस को कंसिडर करने से ए का फैक्टर हमारा आया था। यहाँ तक सही है। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? वॉन डर वाल्स इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो वॉन डर वाल्स इक्वेशन क्या था? पी डैश वी डैश बराबर एन आर टी। अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा पी प्लस वी डैश का वैल्यू यहाँ से पुट करो तो पी ऑब्जर्व को ही हम पी बोलते थे, तो ये हो जाएगा पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी डैश। वी डैश हमारा आया था वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी आ गया। इसे हम बोलते हैं वॉन डर वाल्स, है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट। वॉन डर वाल्स इक्वेशन इसी को बोलते हैं। एक काम करो, इसको तो याद रखना ही, साथ साथ इस पूरे इक्वेशन में इस मोल से डिवाइड कर दो। ये जो मोल है इसको लेफ्ट साइड में लेके चले आओ। तो अगर इस मोल को तुम लेफ्ट साइड में लेकर आओगे तो देखो क्या होगा, P प्लस ए, और ये जो एन स्क्वायर है ऊपर में इसको भी नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा V बाई एन का स्क्वायर। यहाँ जब n से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? V अपॉन एन। ये जो n लाए हो इसमें इसे डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि दोनों में डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, प्लस रहता तो दोनों में डिवाइड होता है। इन दोनों टर्म में मल्टीप्लीकेशन है, यानी मोल से जब डिवाइड करोगे तो या तो इसमें डिवाइड होगा या तो इसमें डिवाइड होगा। तो हम इसमें डिवाइड नहीं करके इसमें डिवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या किए, ये जो ऊपर मेन स्क्वायर था इसको नीचे लेके चले गए, तो वॉल्यूम बटा मोल का स्क्वायर हो गया। और ये वाला n जब इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा V बाई एन माइनस बी बराबर आर टी। अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया था कि वॉल्यूम को मोल से डिवाइड करोगे तो मोलर वॉल्यूम आएगा। तो इसी इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका होता है P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी बराबर आर टी, मोलर वॉल्यूम के टर्म में। इसको लिखने का एक और तरीका है, इस इक्वेशन में मोल की जगह पे 1 रख दो तो अपने आप मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। सही है बच्चों, नोट करो इसको। इसके बाद थोड़ा सा और, है ना, कुछ लाइंस देखते हैं ए और बी के बारे में, नोट करो। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। वॉन डर वाल्स इक्वेशन को हमने अच्छे से डिराइव कर लिया। अगले क्लास में हम ए और बी के वैल्यूज़ के बेसिस पे गैस के नेचर पे कमेंट करेंगे कि गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, नहीं लिक्विफाई कर सकते हो, ये सारा नेचर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का हमने जो ग्राफ देखा था उस ग्राफ को भी ध्यान से स्टडी करेंगे कि वैसा ग्राफ क्यों आ रहा था, और साथ साथ हम लोग इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।